गुड इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी सी यूनिट नंबर 8, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 7 वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, पार्ट 7 का मतलब जानते हो कि मैं इससे पहले 6 पार्ट के वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 6 पार्ट दे चुका हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के इस भाग को समझने से पहले, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स का आना जरूरी नहीं है, बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही सुना। अगर आप में से कोई बच्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में पहली बार पहुंचा है और उसने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मेरी उसको सजेशन है कि एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक को क्लिक करो और खुद को पुराना कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ, फिर लौट के यहां वापस आओ। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का जो टॉपिक है वो एक अच्छी खासी कहानी को खत्म कर देगा और एक नई कहानी को शुरू कर देगा। एक बच्चा बोला, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने वाला है? नहीं नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। अभी थर्मोडायनेमिक्स में काफी कुछ आना बाकी है, लेकिन हाँ, आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जरूर खत्म कर देगा। मतलब आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक तरह से देखा जाए तो आखिरी क्लास है। हाँ बच्चों, कह सकते हैं कि आज का ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर देगा, यानी मैं साफ साफ कहूं उसे थोड़ा सा, पूरा तो नहीं, हाँ गलत साबित कर देगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से समझाई है कि कैसे अलग अलग प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम आता है। लेकिन आज मैं आपको वो सारी बातें कहूंगा या वो सारी बातें बताऊंगा जिसके बारे में सोचकर एक बार को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें गलत लगने लगेगा। एक बच्चा कहता है, सर वाकई में गलत लगने लगेगा या गलत साबित हो ही जाएगा? हाँ, गलत साबित हो ही जाएगा। तो फिर पढ़ाया क्यों यार? इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चीज गलत साबित हो जाती है तो जब वो पहले कही गई थी तो वो पूरी तरह से गलत थी। तो ये अभी भी मत सोचना कि थर्मोडायनेमिक्स इज 100% रॉन्ग, बट थर्मोडायनेमिक्स में कमियां हैं और हर वो चीज जिसमें कमी होती है वो पूरी तरह से गलत हो ये जरूरी नहीं है। सो वी नेवर से that thermodynamics is wrong. We say that thermodynamics is not absolutely correct, but it has some limitations. उसमें कुछ कमियां हैं। एक बच्चा बोला, क्या? हाँ बताऊंगा। ये इस वीडियो लेक्चर का पहला टॉपिक है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कि आज क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में जो दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही सिंपल, छोटा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा टॉपिक है। What is the meaning of साइक्लिक प्रोसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस? यानी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन और नॉन साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, आज हम वो जानेंगे और फिर मैं आज का लेक्चर रैप अप कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनना मेरी बात, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सुनना मेरी बात, मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, उसकी 3 लिमिटेशंस उस भाषा में बताऊंगा जिस भाषा में वो किताब में लिखी है। लेकिन उस भाषा को सिर्फ पढ़ने से उसका मतलब क्लियर नहीं होता, वो मतलब समझाना मेरा काम है। तो चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन में पहली किताब में, मतलब किताब में जो पहली स्टेटमेंट है वो लिखी है, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स क्लियरली, it does not explains clearly the direction of flow of energy. It does not explains clearly the direction of flow of energy, या फिर आप कह सकते हैं the flow of heat. अब एक बच्चा बोला, सर इस बात का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आया। अरे मैं बताऊंगा इस बात का क्या मतलब है। दूसरी स्टेटमेंट, it does not explains या it does not justifies the extent of the process. It does not justifies the extent of the process. यानी जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस किस एक्सटेंट तक होगा वो जस्टिफाई नहीं करता है। एक बच्चा कहता है, सर इस बात का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे मैंने कब कहा? अगर सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ही सबको समझ आ जाता
तो क्या टीचर की जरूरत पड़ती? नहीं। मैं स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको उस बात को देखकर यकीन हो जाए जो किताब में दिखाई देगी। और तीसरा लिमिटेशन है इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ हीट। इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ हीट। एक बार मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, इन तीनों गुब्बारों को, ये 3 बबल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये 3 लिमिटेशंस किताब में भी आपको पढ़ने को मिलेगी। एक बार इन 3 लिमिटेशंस को देखिए और इन 3 लिमिटेशंस को आपने समझना है और इन 3 लिमिटेशंस का क्या मतलब है या इन 3 लिमिटेशंस की क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यानी ये पहली लिमिटेशन है, ये दूसरी लिमिटेशन है, ये तीसरी लिमिटेशन है। अब एक बच्चे ने कहा बट हम तो एक ही बात जानते हैं भैया, बट हम तो एक ही बात जानते हैं। भाई हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या जानते हैं? हम तो ये जानते हैं कि दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बिल्कुल सही। हम तो एक ही बात जानते हैं कि भैया dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में मान लीजिए गैसियस पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम में मान लीजिए गैसियस पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम में मान लीजिए गैसियस पार्टिकल्स हैं और वो गैसियस पार्टिकल्स के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और उस सिस्टम को हम हीट कर रहे हैं। तो हीट के जाने से इस पूरे सिस्टम में जो भी चीजें होंगी उससे 2 चीज हो सकती है। या तो सुनना मेरी बात, हीट जाएगी तो मतलब dq होगा, dq से 2 चीजें होंगी यानी du होगा यानी dw होगा। दैट इज साफ शब्दों में कहूं तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw होगा। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, एक बात तो पक्की है कि dq मतलब हीट का बदलाव होता है। मतलब कि जब हीट का बदलाव होगा तब तक इंटरनल एनर्जी का बदलाव होगा और तब वर्क डन होगा। ये तो मानते हो? एक बच्चे ने कहा सर हाँ, जो एग्जांपल आप दे रहे हो उस एग्जांपल को देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि ऐसा हो रहा है। आप हीट देते हो, पार्टिकल्स गर्म होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं और वो प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन ऊपर जाता है। तो हमने समझ लिया कि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई तो उनकी एनर्जी के बढ़ने से पिस्टन को धक्का लगा और क्योंकि पिस्टन को धक्का लगा तो वर्क डन हुआ। इसलिए हमने ये मान लिया कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन क्या आपको ये dq ने ये बोला कि भाई मैं वही वाला dq हूं जो हीट आने से आया है? क्या पता हीट का लॉस हो रहा हो। सोच के देखो, क्या dq का मतलब हमेशा हीट गेन होता है? नहीं ना, dq का मतलब होता है हीट का बदलाव। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल देने जा रहा हूं जहां हीट का बदलाव तो हो रहा है लेकिन ना तो बदले में इंटरनल एनर्जी मिलती है और ना ही बदले में वर्क डन मिलता है। एक बच्चा बोला जैसे कि मास्टर, बोल के तो दिखाओ जरा। एक बात बताओ, गाड़ी का इंजन जब होता है चालू, चाबी घुमा के गाड़ी चालू हो गई। अब जैसे ही गाड़ी चालू हो गई आपकी गाड़ी चली, गाड़ी चलती गई। मुझे ये बताओ कि गाड़ी चलने से पहले ज्यादा गर्म होती है या चलने के बाद ज्यादा गर्म होती है? सोचो, मेरा क्वेश्चन है कि गाड़ी चलने से पहले ज्यादा गर्म होती है या चलने के बाद ज्यादा गर्म होती है? ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ी चलने के बाद ज्यादा गर्म होती है। यानी गाड़ी में जो मशीनरी है उस मशीनरी में जो हम फ्यूल खर्चा कर रहे हैं वो फ्यूल हीट जनरेट कर रहा है, यानी हीट का बदलाव हो रहा है और वो बदलाव बदले में हमें कुछ काम दे रहा है, यानी हीट गेन हो रही है, हीट राइज कर रही है। इसलिए जब कोई गाड़ी लंबा सफर तय करके आती है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका बोनट यानी आगे वाला हिस्सा तप रहा होता है, यानी गर्म हो जाता है। मतलब कि साफ क्यों नहीं कहते मास्टर जी कि गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है। अब मेरा आपसे एक और कॉमन सवाल, लंबे समय तक लंबा सफर तय करने के बाद क्या रास्ते में लोगों की गाड़ी खराब नहीं होती?
होती है। क्या आपने कभी अक्सर ये कहते हुए या ये सुना नहीं होगा कि लोग कहते हैं यार मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा आराम करने दो। तो क्या आपने बदले में पलटकर उसके ये नहीं कहा अरे तेरी गाड़ी का अगर इंजन गर्म हो गया है इसका मतलब तेरी गाड़ी का हीट का बदलाव कुछ ज्यादा ही हो गया है। कह रहा हाँ भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया है तभी तो मेरी गाड़ी नहीं चल रही। कह रहा है ऐसा कैसे, थर्मोडायनेमिक्स तो कहती है कि हीट का बदलाव होगा ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी का बदलाव होगा ज्यादा, वर्क डन का बदलाव होगा ज्यादा, तो उस हिसाब से तो तेरी गाड़ी को रॉकेट बन जाना चाहिए था। तो एक बच्चा कहता है तो ठीक है फिर उस हिसाब से तो मुझे घर से ही अपनी गाड़ी में आग लगा देनी चाहिए थी। अब बताओ है या नहीं थोड़ा सा अजीब, है या नहीं थोड़ा सा अजीब। यानी dq से du प्लस dw मिल रहा है लेकिन एक हद तक, एक लिमिट है भाई साहब। आप हीट का बदलाव करके बदले में कुछ काम प्राप्त कर रहे हो ये समझ आता है लेकिन एक हद तक ही प्राप्त करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अपनी गाड़ी में आग लगा दोगे और आप ये उम्मीद करो कि आपकी गाड़ी रॉकेट बन जाए। एक बच्चे ने कहा चलो सर ठीक है मान गए, आपका ये एग्जाम्पल भी मान गए। कोई और एग्जाम्पल है आपके पास? कोई और एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ एक एग्जाम्पल और है। हम जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से गाड़ी के टायरों में फ्रिक्शन पैदा होती है, मतलब फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती है। वो फ्रिक्शन हीट एनर्जी में तब्दील होती है और वो हीट एनर्जी कहां जाती है? कहीं नहीं जाती, लॉस हो जाती है। तो क्या आपने जब ब्रेक हटाया तो फ्रिक्शन हट चली गई, फ्रिक्शन चली गई तो हीट एनर्जी चली गई। तो क्या ब्रेक हटाने पर गाड़ी चल जाती है? नहीं, ब्रेक हटाकर एक्सीलरेटर दबाने पर गाड़ी चलती है। इसका मतलब कि अगर एक डायरेक्शन में हीट का गेन हो रहा है तो भले ही काम हो रहा है, गाड़ी रुक रही है, लेकिन उसी डायरेक्शन में जब हीट का लॉस हो रहा है तो गाड़ी अभी भी रुकी हुई है। यानी चलाने के लिए वर्क डन अलग है। एक बंदूक से जब बुलेट निकलता है तो बुलेट निकल के जिस चीज में जाके टकराता है उस चीज में हीट एनर्जी पैदा करता है, मतलब कि वहां हीट का बदलाव होता है। तो क्या बुलेट वापस भी आता है जब बुलेट ठंडा हो जाता है? नहीं ना। इसका मतलब कि अगर कोई भी हीट का बदलाव हो रहा है उस हीट के बदलाव से हमेशा वर्क डन मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये लिखा है इट डज नॉट एक्सप्लेन क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट, कि यार एक दिशा में हीट जा रही है तो कुछ काम मिल रहा है लेकिन अगर दूसरी दिशा में हीट वापस आ रही है तो काम नहीं मिल रहा है। यानी सर आप कहना चाहते हो कि लंबे सफर पे गाड़ी के गर्म होने से अगर गाड़ी रुक रही है तो ठंडा होने पे क्या गाड़ी खुद चल जाएगी? नहीं ना। इसका मतलब कि काम जो होगा उसका एक्सटेंट क्या है ये भी नहीं पता चलेगा। मतलब ये कि डज नॉट जस्टिफाई द एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस। भाई किस हद तक होगा कोई मेंशन तो कर दो। माना कि गाड़ी गर्म होने पे गाड़ी चल रही है, क्या आप ये मेंशन कर रहे हो कि कितनी गर्म होने पे गाड़ी रुक जाएगी? और माना कि गाड़ी ठंडी होने पर गाड़ी नॉर्मल हो जा रही है, लेकिन क्या आप ये बता रहे हो कि गाड़ी ठंडी होने पे गाड़ी चलेगी नहीं? आप तो ये बता ही नहीं रहे। गाड़ी के ठंडी होने पर भी तो हीट का लॉस हो रहा है, डीक्यू हो रहा है, तो फिर बदले में डीयू और डीडब्ल्यू क्यों नहीं मिल रहा? हमने ये तो सुना है कि भाई साहब मशीन चलती है तो गर्माहट आती है। हमने ये तो कभी नहीं सुना भाई साहब पहले गर्माहट लाओ फिर मशीन चलेगी। बोलो क्या ऐसा होता है? होता है, ऐसा भी होता है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि मशीनें चलती हैं तो गर्म हो जाती है, लेकिन बहुत कम हमने देखा है कि पहले गर्माहट आएगी तो मशीन चलेगी। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए ना कि पहले गर्माहट आएगी तो मशीन चलेगी, तो इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है हीट इंजन। जी हां, हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो ये कहता है कि भाई साहब जब तक मुझ में हीट नहीं आएगी यानी डीक्यू नहीं आएगा तब तक डीडब्ल्यू नहीं मिलेगा। एक बच्चे ने कहा चलो सर मान गए तो क्या वेस्टेज नहीं होगी? बाइक का इंजन, कार का इंजन हीट इंजन से कम नहीं है, गर्म ही होता है। उसमें क्या फ्यूल खर्चा नहीं होता? होता है। तो क्या फ्यूल वेस्ट होकर धुआं नहीं निकलता? निकलता है। इसका मतलब कि हीट का जितना भी बदलाव हुआ वो 100% काम नहीं आया। तो आपने कैसे कह दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। आपने कैसे कह दिया कि एक इंजन में जितनी भी हीट का बदलाव होगा वो हीट का बदलाव 100% 100% काम में आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वो हीट का बदलाव 100% 100% काम में आए नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लॉस भी होगा। इसलिए 100% dq इज नॉट बराबर du प्लस dw। हमेशा याद रखना,
100% dq इज नॉट बराबर du प्लस dw। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा। एक बच्चा कहता है मैं कैसे मानूं, मैंने तो ऐसा कोई इंजन देखा ही नहीं। क्यों? आपको ये नहीं पता कि गाड़ियों में जब आप पेट्रोल डलाकर किसी गाड़ी को चलाते हो तो आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल होता है वो गाड़ी के इंजन में जाता है आपके पेट्रोल की टंकी से होते हुए। सुनो मेरी बात, क्या आपको नहीं पता कि गाड़ियों में जो आप पेट्रोल और डीजल चलाते हो या डीजल डालते हो, वो पेट्रोल और डीजल आपकी गाड़ियों के इंजन को चलाने के लिए एक फ्यूल का काम कर रहा है और उस फ्यूल को बर्न आप करते हो इग्निशन ऑन करके। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में, चाहे वो बाइक की टंकी हो चाहे वो कार की टंकी हो, उस पेट्रोल की टंकी में जब आप पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल डाले बिना क्या गाड़ी चल जाती है? नहीं ना। एक आदमी ने कहा मेरे पास तो गाड़ी है लेकिन चलती नहीं। मैंने कहा क्यों, आप चलाते नहीं? कह रहा नहीं, मैं एक दिन गाड़ी में बैठा था, मैंने चाबी लगाई, फिर देखा तो चली नहीं। तो मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी में पेट्रोल था? हाँ पेट्रोल था। मैंने कहा भाई आपने चाबी घुमाई? कह रहा अच्छा मैं चाबी घुमाना भूल गया। तो गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल या गाड़ी का इंजन जरूरी नहीं है, रैदर उस पेट्रोल को इंजन में काम कराने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन जरूरी है। यानी सिर्फ किसी भी मशीन को लाकर रख देने से मशीन काम नहीं करती। उस मशीन को करवाने के लिए, काम करवाने के लिए भी एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए ही होता है। यह बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताई कि भाई हीट के बदलाव से du प्लस dw आएगा, लेकिन ये हीट का बदलाव भी कहीं से आएगा। यही वजह है कि इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ हीट। हीट कहां से आ रही है, हीट कहां को जा रही है, गेन हो रही है या लॉस हो रही है, इसके बारे में तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इतना डिटेल में बताया ही नहीं। एक बच्चा बोला सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया तो क्या हुआ? आप तो बता रहे हो। अरे मैं तो समझा रहा हूं कि उसने क्या कमियां कर दी, मैं तो बता रहा हूं कि उससे क्या गलतियां हो गई, मैं तो ये बता रहा हूं कि क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं। तो एक बच्चा ने कहा सर कोई बात नहीं, अब अगर कमी है तो पूरी कर दो। यार कैसे पूरी कर दूं? उसने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि dq is equal to du plus dw। ये कहां लिखा कि dq can be greater than equal to du plus dw, और ये कहां लिखा dq can be less than equal to du plus dw, और ये कहां लिखा कि dq is not always equal to du plus dw। सीधा लिख दिया dq is equal to du plus dw। हीट का बदलाव होगा मतलब इंटरनल एनर्जी का बदलाव होगा, मतलब वर्क डन भी होगा, मतलब जो भी हीट का बदलाव तुम करोगे, चाहे गेन में करोगे चाहे लॉस में करोगे, बदले में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहां होता है? गाड़ी में पेट्रोल जब डलता है तो गाड़ी चलती है, लेकिन धुआं भी तो निकलता है। क्या ऐसा कोई इंजन है आपकी नजर में जिसमें आप फ्यूल डालो, इंजन काम करे और धुआं भी ना निकले? दिस मीन्स दैट नो मशीन कैन एवर हैव 100% efficiency. No machine can ever show that the fuel has been 100% utilized without any wastage. एक बच्चा कहता है क्यों सर, ऐसा कोई तो इंजन बनाया होगा किसी ने। अगर आप ऐसा इंजन बनाने की कोशिश कर भी लेते हो ना, मान लो किसी ने बनाया होगा, तो वो इंजन एक कॉम्पैक्ट इंजन नहीं होगा कि गाड़ी में लगाया और गाड़ी चला ली। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी हर गाड़ी की एवरेज सेम नहीं रहती। गाड़ी मींस कार, बाइक, स्कूटर, जिसमें आप पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, वो फ्यूल होता है, इंजन में जाता है, खर्चा होता है, गर्म होता है, धुआं निकलता है, आधा काम में आता है, आधा बाहर चला जाता है। dq is equal to du plus dw हो रहा है, लेकिन 100% यूटिलाइजेशन नहीं होता। उसी को कहते हैं हीट इंजन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर फेल हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक गलतियां थी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बच्चा कहता है तो सर गलती जो होती है वो ठीक करने के लिए होती है। अगर फर्स्ट लॉ ने गलती कर दी तो भाई ठीक कौन करेगा? ऑब्वियसली अगर फर्स्ट लॉ ने गलती करी है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसे ठीक करेगा। एक बच्चा कहता है बताओ जल्दी बताओ। ना बाबा ना, वीडियो लेक्चर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, वीडियो लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पूरा खत्म हो जाने दो। हो तो गया सर, बता तो दिया, लेकिन अभी बाकी है कहानी मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वीडियो लेक्चर में मुझे 2-4 बातें और करनी है, एक साइक्लिक प्रोसेस के बारे में और एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पूरा खात्मा कर चुका हूं, लेकिन उससे ताल्लुकात रखने वाली बातों का खात्मा अभी तक नहीं हुआ है। हां, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत अब जरूर हो जाएगी।
वो कैसे करोगे सर? मैं बात करूंगा हीट इंजन की और साबित करूंगा कि अगर किसी हीट इंजन को बनाया जाए और उस हीट इंजन में अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया जाए Q1, तो ये मत सोचना कि Q1 is going to be the entire energy completely utilized. Rather, उस Q1 में से कुछ एनर्जी वेस्ट भी होगी, मतलब dQ is equal to du plus dW गलत साबित हो जाएगा। हाँ, एक तरह से कह सकते हो। इसके बाद वाला जो अगला वीडियो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं बात करूंगा हीट इंजन के बारे में कि क्या होता है हीट इंजन, कैसे काम करता है हीट इंजन, और कैसे ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत साबित होगी। हाँ मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो चलो अब मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के उस हिस्से पे ले जाता हूं जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है। लेट अस टॉक अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस एंड अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एक बच्चा बोला सर नाम से सुनकर ही मतलब निकालने का मन कर रहा है, साइक्लिक का मतलब कुछ साइकिल जैसा। हाँ एक तरह से कह सकते हो साइक्लिक मतलब कुछ साइक्लिक जैसा, लेकिन यहां साइक्लिक का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। इफ एनी सिस्टम वी हैव विद अस, हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके पास उसका कुछ इनिशियल पैरामीटर सेट है। फॉर एग्जांपल उसका इनिशियल प्रेशर है P1, उसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, उसकी इनिशियल वॉल्यूम है V1, और वो सिस्टम में हमने हीट दी, हीट ली, प्रोसेस किया, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं सब कर लिए। आइसोथर्मल कर लिया, आइसोबेरिक कर लिया, आइसोकोरिक कर लिया, एडियाबैटिक कर लिया, सब कर करा के if somehow I repeat my sentence, if somehow I repeat my sentence, if somehow मतलब कैसे भी करके हम उस सिस्टम को जहां से वो शुरू हुआ था वापस वही ले आए। मतलब P1 पे था, P1 पे आ गया, हाँ, V1 पे था, V1 पे आ गया, हाँ, T1 पे था और T1 पे आ गया। हाँ ऐसा हो सकता है, किसने कहा नहीं हो सकता? आप खुद सोच के देखो, अगर मैं ऐसे गर्म कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि T1 था T2 पे जाएगा। अब वो क्या चाहेगा कि भाई मेरा टेम्परेचर तुमने कैसे बढ़ाया? हमने कहा भाई बढ़ गया यार, हीट दी बढ़ गया। कह रहा नहीं मुझे तो अपना टेम्परेचर वापस से T1 चाहिए। तो हमने कहा तू गवा दे। तो कैसे गवाएगा? याद करो कैसे गवाएगा? हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपने सोचा तो ऐसी तारीफ मत ले लेना। हाँ उस बच्चे की तारीफ कर रहा हूं जो सोच पाया, जो नहीं सोच पाया उसकी तारीफ नहीं कर रहा। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट, हाँ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो सोच पाया तो आप ये तारीफ ले लेना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो होती है वो डायथर्मिक होती है, जिससे कि हीट एस्केप हो जाती है और सिस्टम अपने आप को अपने T1 से T2 पे जाकर वापस T1 पे आने में सक्षम हो पाता है। ऐसे ही वो P1 से P2 पे जाने में, P1 में आने में सक्षम हो सकता है। ऐसे ही वो V1 से V2 पे जाने में वापस V1 में आने की कोशिश कर सकता है। सर साफ साफ बोलो ना कि a process can try to be isothermal, a process can try to be isobaric, a process can try to be isocoric. Yes, a process can try to be isothermal, a process can try to be isobaric, a process can try to be isocoric. If somehow it returns to its original position, then it will be called as a cyclic process. But what if that does not happen? अगर ऐसा नहीं हुआ सर तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे कहा जाएगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम अगर प्रेशर P1 पे है और वॉल्यूम V1 पे है तो वो प्रेशर P2 पे जाएगा और वॉल्यूम V2 पे जाएगा। तो जब ऐसा कुछ हो पाएगा तो ग्राफ बनकर कैसा आएगा? आओ देखो अच्छे से, समझो पूरी बातें मुझसे। ग्राफ कैसा बनेगा आइए जानते हैं कि अगर सिस्टम में पैरामीटर चेंज होते हैं P1 से P2, V1 से V2, T1 से T2, तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा टॉपिक जो शुरू हो चुका है वो शुरू हो चुका है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, जो टॉपिक मैं छेड़ चुका हूं उस टॉपिक का नाम है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस? क्या होता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। आओ ध्यान दो,
So what is a cyclic and a non-cyclic process? Cyclic process एक ऐसा प्रोसेस होगा, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहां गिवन सिस्टम कई सारे बदलाव होने के बाद भी, जहां गिवन सिस्टम कई सारे बदलाव होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल स्थिति पे लौट आएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे लौट आएगा। बिल्कुल सही। अब लौट चले, पिक्चर देखी थी आपने, बहुत पुरानी पिक्चर है। अपनी ओरिजिनल स्थिति पे लौट आएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। दैट इज वो P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे जाएगा और वापस यहां आएगा। जब यहां जाएगा और वापस यहां आएगा तो इसे कहा जाएगा साइक्लिक वर्क डन, इसे कहा जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। आओ बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। अगर मैं नॉन साइक्लिक का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये प्रेशर है और मान लीजिए कि ये वॉल्यूम है, और मान लीजिए कि कोई सिस्टम यहां पर है जहां प्रेशर P1 है कॉमा वॉल्यूम V1 है। साफ नजर आ रहा है कि जब प्रेशर है ज्यादा तब वॉल्यूम है कम। मान लीजिए कि सिस्टम A से B पे गया, जब प्रेशर P1 से P2 हो गया और वॉल्यूम V1 से V2 हो गई। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं यहां लिख रहा हूं, लेट अ सिस्टम undergo some बदलाव from point A to B such that pressure changes from P1 to P2 and volume changes from V1 to V2। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो सुनो क्या हुआ है। एक बच्चा कहता है क्या हुआ है, साफ पता चल रहा है वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब जानते हो क्या हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। प्रेशर कम होने का मतलब जानते हो क्या हुआ है, कि सिस्टम एक्सपैंड हुआ है। हां जी बच्चों, यानी इस सिस्टम में पिस्टन अगर पहले यहां था तो अब पिस्टन यहां पहुंच चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ी है और प्रेशर घटा है। यानी दिस इज द वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन हुआ है। तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। तो अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो इसे M बोलते हैं, इसे N बोलते हैं। बात समझ आई? तो यहां सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि वर्क डन फ्रॉम A to B is equal to area under curve। इस कर्व को नाम देते हैं MABN का एरिया। अब अगर ये सिस्टम मान लो लौट जाता है, ये कहता है भाई साहब मैं वापस जा रहा हूं, अगर ये वापस चला गया, ऐसे आया और ऐसे वापस चला गया, ऐसे, तो ये जो वर्क डन है, पहले वाला वर्क डन क्या था, एक्सपेंशन का वर्क डन। ये जो वर्क डन है ये कंप्रेशन का वर्क डन होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को E कहता हूं और इस पॉइंट को F कहता हूं, तो साफ कह सकते हैं कि AEB, यहां साफ बोल रहा हूं, AEB इज पॉजिटिव वर्क डन। AEB is positive work done by the system। मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, AEB is positive work done by the system during expansion and AFB is the negative work done during compression। So what is going to be the net work done? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, net work done during this
साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक हो गया। एक बच्चा कह रहा है साइक्लिक कैसे हुआ? अबे शुरू कहां से हुआ था? ए से, गया कहां पे? बी पे, वापस कहां लौटा? ए पे। तो ए पे, तो इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर ए ई बी माइनस एरिया अंडर ए एफ बी, विच कम्स आउट टू बी एरिया ऑफ लीफ। एक लीफ बन रही है, ए ई बी एफ ए। जी हां, ये जो लीफ बन रही है, ये लीफ आप देख रहे हैं, ए ई बी एफ ए। दिस इज द नेट वर्क डन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज द नेट वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। अब जानते हो, ये सारी बातें सुनने के बाद एक बच्चा क्या बोला? सारी बातें सुन ली, कह रहा सर जब आप समझा रहे थे तो सब समझ आ रहा था, जब आप बोल रहे थे सब सुनाई दे रहा था, जो आप कह रहे थे हम वो सुन रहे थे, लेकिन एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। इस पे क्वेश्चन नहीं आता बच्चों। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन आ जाए बहुत बड़ी बात है, और बहुत कुछ है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आने के लिए। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको किताब में नजर आएगा, लेकिन अगर मैं सारी बातें ऐसे नहीं भी समझाता और सीधा सीधा कह देता कि भाई साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम एक स्थिति से किसी और स्थिति में जाता है, लेकिन उसी स्थिति से वापस अपनी पहले वाली स्थिति में लौट आता है, तो उसका जो नेट काम होता है वो उसके जाने का काम माइनस आने का काम होता है, क्योंकि जाने का काम पॉजिटिव होता है और आने का काम नेगेटिव होता है। एक बच्चे ने कहा उस हिसाब से तो जीरो जाना चाहिए था, प्लस माइनस, लेकिन बराबर नहीं होता ना। एक्सपेंशन का वर्क डन अलग है, कंप्रेशन का वर्क डन अलग है, तो कुछ तो नेट वर्क डन मिलेगा। ये किसने कहा कि DW 0 है? बात समझ आई मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल, एक छोटा सा थ्योरेटिकल, एक छोटा सा रीजनिंग वाला टॉपिक था जो आपको किताब में नजर आएगा। और आप ये जानते हो कि मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कुछ भी ऐसा किताब में नजर आए जो उन्हें लगे कि उनके मास्टर ने नहीं पढ़ाया या जो उन्हें लगे कि उनके टीचर ने नहीं पढ़ाया। सो दिस इज द रीजन दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस प्यारा सा टॉपिक विद यू। अब सवाल आता है कि सर इस चैप्टर में बचा क्या है? इस चैप्टर में बचा है अगर कुछ तो बचा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से गलत साबित करता है, बट हां ये जरूर कहूंगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कमियों को करेक्ट करता हुआ एक नया सा अच्छा खासा लॉ है जो अपनी बातों को सबूत के साथ पेश करता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, वो आपके घर में जो आजकल आपने यूज करना बंद कर दिया होगा क्योंकि विंटर सीजन आ गया ना। नहीं, विंटर सीजन आ गया तो हाँ फ्रिज तो चलेगा ही, हाँ पानी नहीं जमेगा, या आप कह सकते हो कि इसमें पानी नहीं रखोगे फ्रिज तो चलेगा ही, खाना खराब नहीं हो जाएगा। क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि आपने ठंडी वाली चीजें बंद कर दी है इस्तेमाल करना। ठंडी वाली चीजों से क्या ठंडी आती है बच्चों? रेफ्रिजरेटर से क्या ठंडक आती है? नहीं, हाँ नहीं। अच्छा ये बताओ, एसी से ठंडी हवा आती है क्या? और कूलर से? हाँ, कहां से आती है? कि उसके अंदर क्या बर्फ रखी होती है? फिर कैसे आती है? ये सवाल आपको मैंने आपके मन में उठा दिए और इन सवालों का जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा। क्या वाकई में रेफ्रिजरेटर ठंडी चीजें देता है आपको? क्या वाकई में रेफ्रिजरेटर ठंडक देता है? द आंसर इज नो। ये कभी मत सोचना कि रेफ्रिजरेटर आपको ठंडक देता है। नेवर एवर थिंक वो ठंडक नहीं देता। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा था, आप सुनते आ रहे थे, लेकिन आज आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो चीजों को फिजिक्स की नजर से समझोगे। बहुत जल्द शुरू करूंगा अगला टॉपिक जिसका नाम है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, जिसे हीट इंजन नहीं कहते, हीट पंप कहते हैं। पी लेता है वो गर्माहट, इसलिए होती है ठंडक का एहसास। कहीं ना कहीं मैंने आपको हिंट दे दी कि हम क्या पढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया आज के इस लेक्चर को देखने के लिए। तो उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने मेरे द्वारा देखे जाने वाले वीडियो लेक्चर्स को किताब खोल के जस्टिफाई, वेरीफाई, कंपेयर नहीं किया है, तो आप
अपना नुकसान कर रहे हो। प्लीज ऐसा करना बंद करो और जो मैं दे रहा हूं या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे नोट्स से मेरे जो नोट्स मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं उनकी बात कर रहा हूं, और जिनके साथ या जिनके पास मेरे नोट्स नहीं है वो किताब से, किताब भी कौन सी, या तो प्रदीप या एसएल। एनसीईआरटी में ये सब ढूंढने मत बैठ जाना, वहां बड़ी अजीबो गरीब भाषा है और शायद आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन और हो जाएगी। हमेशा से ही मैं कहता आया हूं फिजिक्स के लिए अच्छे से अगर पढ़ाई करनी है तो एनसीईआरटी साइड कर दो। अगर आपको क्वालिटी डेप्थ नॉलेज चाहिए तो प्रदीप की किताब या फिर एस अरोड़ा की किताब, यही दो किताब है जो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, वंस अगेन रैपिंग अप टुडेज वीडियो लेक्चर एंड थैंकिंग यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। इफ एनी वन ऑफ यू हैव नॉट येट शेयर्ड माय वीडियो लेक्चर विद एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। अपने दोस्तों के साथ वीडियो लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू।